सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, फेब्रो स्कैन और उसके बाद बिopसी। ये ना करवाएं, ये डायग्नोस्टिक टूल्स नहीं है, बल्कि इनकी वजह से कैंसर आता है और अगर कैंसर है तो इनकी वजह से कैंसर स्प्रेड होता है। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, कैटी कॉरिक उनका नाम है। उनकी हस्बैंड की जो डेथ है वो कोलोरेक्टल कैंसर यानी कि आंतरियों के कैंसर की वजह से हुई। बहुत ही फेमस शो अमेरिकन एनबीसी टुडे वो होस्ट करती थी। ये गालिबन अर्ली 2000 की बात है। तो सिर्फ इसलिए कि पब्लिक अवेयरनेस हो, उन्होंने अपनी कोलोनोस्कोपी, कैमरे वाला टेस्ट, इसमें बड़ी आंत का मुआयना किया जाता है, लाइव कैमरे के ऊपर करवाई, सिर्फ पेशेंट्स को ये अवेयरनेस देने। Katie, your table is ready. And in an exclusive look just for AOL users, here now are the results of my lab. और आपको सुन के ये हैरानी होगी कि एंडोस्कोपी इसको बोलते हैं, उसको 1970 के करीब ये चीज़ें आना शुरू हुई दुनिया के अंदर। इससे पहले जो बेस्ट सेंटर्स थे दुनिया के, 50% से ज़्यादा लोग उनकी डेथ हो जाती थी। 100 में से 50 मरीज़ मर जाते थे। रहीम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस मुस्तफ़ा है और मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का आमतौर पे दो तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है। एक तो प्रोसीजर्स, जिसमें हम एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और ERCP, ये सारे वो प्रोसीजर्स हैं जिनके ज़रिए हम बीमारियों का इलाज करते हैं और तशख़ीस करते हैं। दूसरा जो है वो रेडियोलॉजी, जिसे हम एक्सरे, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इन चीज़ों से हमारा बहुत ज़्यादा जो है वो वास्ता पड़ता रहता है। अब इशू जो कि मेरे दिन में काफ़ी देर से सर्कुलेट कर रहा था, ऐसी होती हैं जो कि सोसाइटी के अंदर सोशल मीडिया के थ्रू या वैसे ही सीना बसीना चली आ रही होती हैं, और वो उनकी वजह से बाज़ दफ़ा फ़ायदा भी होता है और बाज़ दफ़ा ये होता है कि पेशेंट्स को नुकसान हो रहा होता है। एक ऐसी ही मिथ जो कि हमारी सोसाइटी में आजकल काफ़ी इन है, उस पर मैं कुछ थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। एग्जांपल देता हूँ मैं अपने पेशेंट की। मेरे एक पेशेंट है, वो लाते हैं अपने फादर को मेरे पास। उनको जो है स्टमक का प्रॉब्लम रहता है, उनको ब्लॉटिंग जिसे कहते हैं, गैस बन जाना और पेट में दर्द रहना। इन सारी चीज़ों के साथ साथ उन्हें जो एक मेजर मसला था कि उनका वज़न बहुत ज़्यादा कम हो रहा था और खून की कमी भी हो रही थी उनको। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें हम थोड़ा सा परेशान होते हैं कि अगर वज़न कम हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, और अगर खून की कमी हो रही है तो वो क्यों हो रही है। इस केस में हमने कुछ टेस्ट लिखे, कुछ ब्लड टेस्ट लिखे। तो जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स आई तो HP काफ़ी कम था। अब नेक्स्ट स्टेप में आमतौर पे दवाइयाँ पेशेंट ऑलरेडी काफ़ी ले चुका होता है जब तक वो एक स्पेशलिस्ट के पास आता है। तो उस पर एंडोस्कोपी यानी कैमरे का टेस्ट, जिसमें हम एक बारीक सी ट्यूब होती है जिससे मैदे में जाकर हम देखते हैं कि मैदे में कोई इशू तो नहीं चल रहा जिसकी वजह से खून की कमी हो रही है और मैदे के मसले चल रहे हैं। हर पेशेंट की फैमिली जो है वो रिफ्यूज़ कर देती है और वो टेस्ट नहीं हो पाता। कोई 3-4 महीने के बाद पेशेंट दोबारा मेरे पास आते हैं और अगेन वो बात करते हैं कि हमने एंडोस्कोपी नहीं करवानी, आप और टेस्ट मुतबादल लिखते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास एक CT स्कैन की ऑप्शन होती है। जब हमने CT स्कैन उनका कराया तो उन्होंने शक का इजहार किया, रेडियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं हमारे, कि इनके जो मैदा है इनके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, पर ऑब्वियसली हम श्योर नहीं है कि वो इशू क्या है, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। अब खैर कन्विंस कर लिया जाता है पेशेंट को कि एंडोस्कोपी करवा लेनी चाहिए क्योंकि CT स्कैन में मसला आया। जब हम एंडोस्कोपी उनकी करते हैं तो हमें मैदे के अंदर रसौली जैसे हम बोलते हैं, अब ये कहना है कि वो कैंसर है कि नहीं, ये तो बायोप्सी के बगैर बड़ा मुश्किल होता है। खैर हम बायोप्सी उसकी ले लेते हैं, कॉन्सेंट हमने लिया होता है पेशेंट से पहले ही। तो जब हमें बायोप्सी की रिपोर्ट आती है तो वो कैंसर ही निकलता है। अब उस केस में एक अच्छी चीज़ ये थी कि वो कैंसर बिल्कुल अभी स्टमक के अंदर था, मैदे के अंदर ही था। फ़ौरन सर्जन के पास वो जाते हैं अपने पेशेंट को लेकर, और सर्जन जो है वो ऑब्वियसली क्योंकि फैला नहीं होता कैंसर, तो सर्जन ये प्लान करता है कि हम इस कैंसर को पूरा का पूरा ही रिमूव कर देते हैं। पेशेंट की सर्जरी होती है, पेशेंट 7-8 महीने सर्जरी के बाद रिहैबिलिटेशन होती है, पेशेंट वापस आता है मेरे पास, और वो वही पेशेंट जो कि एंडोस्कोपी के ख़िलाफ़ था, वो एक इस बात पे कन्विंस है कि नहीं, टाइम पर इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर ये फैल चुका होता जब हमने एंडोस्कोपी ब्लेड की हमने, तो इसका ऑपरेशन मुमकिन नहीं था, और अगर ऑपरेशन मुमकिन नहीं था तो फिर ये इसका इलाज मुमकिन नहीं था। फिर वही जो है वो बाकी चीज़ें जिसे हम बेस्ट सपोर्टिव केयर कहते हैं कि हमने सिर्फ पेशेंट को कंफर्टेबल रखना होता है, कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं होता। तो ये तो मेरी एक पेशेंट की स्टोरी थी, मैंने आपसे डिस्कस की कि क्यों हमारी इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो टाइम पर करवाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। खून की उल्टी भी बेसिकली मैदे का ही एक मसला है। इसके साथ 20% लोग जो हैं वो वर्ल्ड वाइड उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। हर 100 में से जो 20 लोग होते हैं वो खून की उल्टी की वजह से फौत हो जाते हैं। और आपको सुन के ये हैरानी होगी कि एंडोस्कोपी इसको हम बोलते हैं, उसको 1970 के करीब ये चीज़ें आना शुरू हुई दुनिया के अंदर। इससे पहले जो बेस्ट सेंटर्स थे दुनिया के, 50% से ज़्यादा लोग उनकी डेथ हो जाती थी। 100 में से 50 मरीज़ मर जाते थे। जैसे ही एंडोस्कोपी आई, हमारी एडवांस जो है इंटरवेंशंस आई, तो ये मोर्टेलिटी जो है वो 5% पे रह गई है दुनिया के अंदर बेस्ट सेंटर्स के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर भी ये मोर्टेलिटी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। तो टाइमली इंटरवेंशन जो है वो उसका फ़ायदा है। तो अगेन ये मिथ गलत है कि एंडोस्कोपी नहीं करवानी चाहिए। जहाँ पे एंडोस्कोपी की ज़रूरत है वहाँ पे एंडोस्कोपी ज़रूर करवानी चाहिए। एक और फैक्ट जो कि मैं डिस्कस करना चाहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बिलियंस जो है वो खर्च कर रही है हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से,
जिसमें पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट जो इदारा लाहौर में बनाया गया, फिर पूरी पंजाब के अंदर जो है वो इसके सैटेलाइट यूनिट्स कायम किए गए, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि जो हेपेटाइटिस है, ये जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें खून की उल्टी आना, पखाने के रास्ते खून आना, इनको कम से कम किया जा सके। इसी तरह सिंध के अंदर भी प्रोग्राम्स जो हैं वो हेपेटाइटिस कंट्रोल के काफ़ी ज़्यादा ऑन गोइंग चल रहे हैं, जो है गवर्नमेंट काफ़ी इसमें इन्वॉल्व है। तो अगेन फैक्ट चेक ये है कि अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन पब्लिक में होगी कि आपने अपना टाइमली टेस्ट नहीं करवाना, तो पेशेंट जो है वो काफ़ी लेट डॉक्टर के पास पहुंचेगा, और जब वो लेट डॉक्टर के पास पहुंचेगा तो ऑब्वियसली जितनी जो ऑप्शंस, जितनी अर्ली स्टेज पे जो ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं ट्रीटमेंट की, वो उतनी ही आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑप्शंस हमारे पास कम होती जाती हैं। अब मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो रिकमेंड करना चाहूँगा आम पब्लिक को कि जब भी कोई कंसल्टेंट या कोई स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट हम आमतौर पे पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को कहते हैं जिन्होंने किसी भी फील्ड के अंदर ट्रेनिंग की होती है, उसके बाद जो उसका एग्ज़ाम है, जैसा हमारे यहाँ लोकल बॉडी एग्ज़ाम है, CPSP है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि MD FCPS के एग्ज़ाम्स ले रही हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग के बाद वो एग्ज़ाम क्लियर किए होते हैं, तो वो उनको जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी है PMDC एज अ कंसल्टेंट कंसिडर करती है। तो अगर कोई कंसल्टेंट आपको एंडोस्कोपी के बारे में रिकमेंड करता है, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप एक और किसी कंसल्टेंट से उसका ओपिनियन ले लें, लेकिन ऑल टुगेदर आप उसके ओपिनियन को माने ही ना, या आप उसके ओपिनियन के मुकाबले पे किसी ऐसे बंदे के ओपिनियन को लें जो कि इस फील्ड से इसका ताल्लुक नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये गैर मुनासिब है और ये बीमारी को काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है। एंड पे मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं, कैटी कॉरिक उनका नाम है। उनकी हस्बैंड की जो डेथ है वो कोलोरेक्टल कैंसर यानी कि आंतरियों के कैंसर की वजह से हुई। बहुत ही फेमस शो अमेरिकन NBC टुडे वो होस्ट करती थी, ये गालिबन अर्ली 2000 की बात है। तो सिर्फ इसलिए कि पब्लिक अवेयरनेस हो, उन्होंने अपनी कोलोनोस्कोपी, कैमरे वाला टेस्ट, इसमें बड़ी आंत का मुआयना किया जाता है, लाइव कैमरे के ऊपर करवाई, सिर्फ पेशेंट्स को ये अवेयरनेस देने के लिए। उन्होंने अपना सारा एक्सपीरियंस भी शेयर किया, आपको लिंक भी मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे, कि कैसे कैसे वो इस प्रोसेस से गुजरी, और उन्होंने अनकम्फर्टेबल था प्रोसेस, ये पेनफुल था या नहीं था, इसका उनको उसका इमोशनल इफेक्ट क्या था उनके ऊपर। तो ऑन स्क्रीन कैमरे पे जाने का पर्पज़ ये था ताकि अवेयरनेस दी जा सके लोगों को कि इन्वेस्टिगेशन इन टाइम पर अगर करवाई जा सकें तो हम बहुत सारी ज़िंदगियों को बचा सकते हैं। तो मेरी तरफ से जो है ये एक मेरा ओपिनियन होगा, एक मेरी राय होगी कि कोई भी टेस्ट जब भी एडवाइस हो, आप सेकंड थर्ड ओपिनियन लाजमी लें, और किसी कंसल्टेंट, किसी स्पेशलिस्ट से ही लें, और फिर जो है उसको परसू करें। अगर आपको लग रहा है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कोई इश्यूज़ हैं, तो आप अपने कंसल्टेंट या डॉक्टर से ही डिस्कस करें।